हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अर्पित। हेलो। हेलो भास्कर। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को जो हम लोग का पहला चैप्टर है क्लास 12th का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही में हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए हमारे पास बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं, तो फिर किसी पॉइंट पर कितनी होगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इन दो चीजों को हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। तो बताइए, आपको पिछले लेक्चर में क्या क्या याद है? क्या आपको ये याद है कि जो कुलाम्स लॉ होता है हमारा, वो ये होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब कुलाम्स लॉ के अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो ये इतना होता है, जहां पर ये जो पूरी सिचुएशन है ये तब एप्लीकेबल है जब हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हो, एक का चार्ज Q1 हो, दूसरे का चार्ज Q2 हो। गुड इवनिंग शाडो। शाडो। शैडो। क्या लिखा क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक, इनके बीच की डिस्टेंस R। ठीक है। तो जो फोर्स इस पे लगेगा इसकी वजह से, या इस पे फोर्स लगेगा इसकी वजह से, वो कितना होगा? इतना। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, बिल्कुल भास्कर, के Q1 Q2 अपॉन R², ये हमारा कुलाम्स लॉ होता है। और जो के की वैल्यू होती है SI यूनिट्स पे, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीज हमें पता है। तो अभी हम क्या यहां पर करने वाले हैं? यहां पर अगर इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी कुलाम्स लॉ पे अगर मैं क्या करूं, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज Q2, इसको मान लीजिए मैंने 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1। और इस Q1 को मान लिया Q। तो क्या हो जाएगा? तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा कुछ ऐसा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि यहां पर 1 है तो ये मल्टीप्लाई 1 और नीचे डिवाइडेड बाई R²। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R²। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक जो चार्ज है उसका उसकी वैल्यू क्या है? यूनिटी है, यानी कि ये 1 कूलम्ब का चार्ज है। और यहाँ पर चार्ज जो है वो Q कूलम्ब है, कुछ है। ठीक है। तो ये Q चार्ज इस यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है इस चार्ज की इस पॉइंट पर। फिर से समझिएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो चार्ज है, मैंने क्या कहा यहाँ पर, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज पर जिसकी वैल्यू 1 कूलम्ब है, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है। और इसी तरीके से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स ये लगा रहा होता है चार्ज, हम इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब हम फिजिकली बात करें, ये तो मैंने मैथमेटिकली आपको रिलेट करके बता दिया कुलाम्स लॉ से, कैसे ये रिलेटेड है, कैसे ये डिस्क्राइब्ड है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, वो कुछ ऐसी चीज है जैसे कि आपका घर है, आपके घर में कोई भी आकर कैसे भी आ जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। वो तभी आएगा जब आप उसको परमिट करेंगे, और अगर वो आपके घर पे आएगा तो आपको पता चलेगा। यानी कहने का मतलब कि आपका एक रीजन है, ठीक है, आपका एक रीजन है जिसके पास अगर कोई आएगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कोई यहाँ पर मौजूद है, या उसको पता चल जाएगा, उसको अपनी हदें पता चल जाएंगी कहाँ तक है। ठीक है। तो कोई चार्ज क्यू जब अपने चारों तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करता है किसी दूसरे चार्ज पर, किसी दूसरे यूनिट चार्ज पर, तो जहां तक वो शो करता है इफेक्ट को, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं। यहां पर मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज Q है, और इस चार्ज Q की वजह से ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इफेक्ट शो करेगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज पर। तो जहां तक भी ये करेगा वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है।
बट होता क्या क्या है कि जैसे जैसे वो पॉजिटिव चार्ज पास आता जाता है इस कैपिटल क्यू चार्ज के, वैसे वैसे उस छोटे से चार्ज पर जो फोर्स होता है वो ज्यादा लगने लगता है। वो कैसा होने लगता है? ज्यादा लगने लगता है। यानी कि ये जो है हमारा चार्ज, ये इस इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है। और ये जो चार्ज होता है जिसकी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। ठीक है। गुड इवनिंग मंजेश। ठीक है, तो यहां पर जो सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं, और जिसकी हेल्प से देख रहे हैं उसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो देखिए, सोर्स चार्ज का जो साइज होता है, साइज है वो पॉइंट साइज ही, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड लार्ज होता है सोर्स चार्ज का। ठीक है, ये स्टेशनरी होता है। और ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये बहुत छोटा चार्ज होता है। ठीक है, ये इस पे यूनिट पॉजिटिव अगर टेस्ट चार्ज ले रहे हैं तो इस पे वैल्यू जो होती है 1 कूलम होती है। ठीक है, अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, वैसे एक्चुअल में जो टेस्ट चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं वो ऐसा कंसीडर करते हैं जिसका चार्ज एकदम नेग्लिजिबल हो। इसका चार्ज कैसा हो? एकदम नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो मान लीजिए अब हमारे पास कोई एक टेस्ट चार्ज है, उसको हम लोग ने क्या किया? ला कर रख दिया इस जगह पर। ठीक है, तो जब इस जगह पर इसको हमने रखा तो इस टेस्ट चार्ज पर, मान लीजिए इस टेस्ट चार्ज के जो चार्ज है वो है क्यू। इस टेस्ट चार्ज पर इस क्यू, कैपिटल क्यू की वजह से लगेगा फोर्स, हाँ या ना? ठीक है, क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो, अगर हम देखें तो वो लग रहा है, मान लीजिए इतना, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म पर देखें तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, गुड इवनिंग अरमान, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। आर कैप का मीनिंग क्या है? गुड इवनिंग दीप। आर कैप का मीनिंग है, डायरेक्शन शो कर रहा है ये रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो फोर्स लग रहा है वो बाहर बाहर की तरफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्सन होगा, और जिसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज को आप अच्छे तरीके से समझ जाइए, सोर्स चार्ज को अच्छे तरीके से समझ जाइए, क्योंकि आगे हम लोग कई जगह पर सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये जो था हमारा टेस्ट चार्ज जिसमें कि फोर्स लग रहा था इतना, अगर मैं क्या करूं, इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, तो जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से इस पॉइंट पर। तो अगर ये जो चार्ज है हमारा क्यू, कैपिटल क्यू, इसकी और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर आर है, कितनी है? आर है। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो उसकी वैल्यू होगी, वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। ये कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड? और ये है इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, जो कि इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, तो वो कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। आर कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग ने तो ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि कोई एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है और उस टेस्ट चार्ज पर जो हमारा फोर्स लग रहा है, तो पर यूनिट चार्ज जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो कूलॉम लॉ से हमारा फोर्स निकल कर आता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, एफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी, कैपिटल क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया।
यहां से देखिए इस एक्सप्रेशन को तो हम लोग ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एफ आर इज इक्वल टू ये हो गया ये और इंटू क्यू, इतना ये बन गया। इससे क्या पता चला, देखिए अब समझिए इस बात को। कूलाम्स लॉ था हमारा ये। अब हम इसको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करें तो दूसरी तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है कि यहां पर जो चार्ज रखा है उस पर कैसे फोर्स लग रहा है, उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये कूलाम्स लॉ से निकाला, बट इसको यहां पर देखिएगा ध्यान से, बहुत गौर से समझिएगा कि अब हम लिख सकते हैं कि इस जगह पर अगर चार्ज क्यू रखा है तो हम लिख सकते हैं इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, किस तरीके से, इस चार्ज पर फोर्स लगेगा इतना, तो हमने इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है इस प्लस क्यू चार्ज की, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज की। तो जो चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू वो क्या कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस शो कर रहा है चारों तरफ, अपना इन्फ्लुएंस शो कर रहा है चारों तरफ। ठीक है, समझ पे आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये बन जाता है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, हम इस प्लस क्यू के चारों तरफ किसी भी जगह पर रखें, तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज देखो ये लिखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए ये भी हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू टेंडिंग टू जीरो एफ डिवाइडेड बाई क्यू। अब देखिए यहां पर इस लिमिट क्यू टेंडिंग टू जीरो का क्या मीनिंग है, लिमिट क्यू टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए अभी तक क्या बताया मैंने, थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि आप क्या सीख रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जाना और वो देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज क्यू की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो कि आर डिस्टेंस पर है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते कैसे हैं, हम लोग निकालते हैं ऐसे कि जब हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होता है इस जगह पर इस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इसी को हम लोग ने लिख दिया है इसकी हेल्प से कि किसी जगह पर किसी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगी, हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग इस चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इस चार्ज की वजह से देखेंगे और ये जो Q की वैल्यू है इसको टेंडिंग टू जीरो कर देंगे। उस टाइम पर हमें देखना है तो आखिर इसको टेंडिंग टू जीरो करने का मीनिंग क्या है। टेंडिंग टू जीरो करने का मीनिंग ये है, देखिए ये तो आपको समझ पे आ रहा है कि जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो चार्ज चाहे प्लस क्यू हो, चाहे स्मॉल क्यू हो, चाहे दूसरा किसी भी तरीके का चार्ज हो, वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस जगह पर इस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी है। अब यहां पर, अब इस जगह पर मान लीजिए कि हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं, कोई दूसरा चार्ज ये क्यू, स्मॉल क्यू लेकर आ रहे हैं। अब इसकी अगर खुद की इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर अगर इसकी खुद की इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो जब ये चार्ज यहां पर होगा तभी इस चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगने लगेगा। ठीक है, तो जब इस चार्ज पर इसी पॉइंट पर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगने लगेगा, तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से हमें लगेगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पर भी मौजूद है, जबकि जो एक्चुअल में है वो किसकी वजह से है, इसका भी इफेक्ट यहां पर आ रहा है क्योंकि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या यहां पर ध्यान देना होगा कि जो ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज जो कि ये क्यू है, इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग हमेशा इस तरीके से लें कि इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो, इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो।
तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि जब इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी तो होगा क्या, कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगी। इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगी, तो जब ये यहां पर आकर आ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसी ही है, ठीक है, इसकी वैल्यू और छोटी हो गई, इसकी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो गई अगर, तो उसकी वजह से जब ये चार्ज इस जगह पर आ जाएगा तो कैसा लगेगा, सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरेक्ट करेगा, अपनी किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड को शो नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइंड है वो ऐसे डिफाइंड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू टेंडिंग टू जीरो एफ डिवाइडेड बाई क्यू। ओके, यानी कि जो इस पे हम लोग फोर्स देखते हैं वो बहुत ही छोटा है, फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल है लगने वाला, क्योंकि ये चार्ज बहुत छोटा है, बट ये जो इसका ये हमारा यूनिट है, मतलब इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इस जगह पर मैग्नीट्यूड है जो कि एफ बाई क्यू है, वो हमारा फाइनाइट होता है। वो कैसा होता है, फाइनाइट होता है, ठीक है। साथ ही में जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आखिर उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, कैसे निकालेंगे, तो कभी भी जब हम लोग को एसआई यूनिट निकालना होता है तो जो भी हमें चीजें पहले से पता है उसकी यूनिट की हेल्प से हम लोग आगे की एसआई यूनिट्स वगैरह को फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर है ये फोर्स, यहाँ पर है ये फोर्स यानी कि न्यूटन, और नीचे है चार्ज, चार्ज यानी कि गुलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट बनी वो क्या बन गई, न्यूटन पर गुलाम। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट, समझ पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्या मीनिंग है इसका। ये होती है हमारी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि डिफाइंड हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो यहां तक के डिस्कशन से जो बात ये निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि मान लीजिए हमें एक चार्ज दिया हो क्यू, या कैपिटल क्यू, या कुछ भी चार्ज दिया हो यहाँ पर, और इसकी वजह से हमें इस जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी और इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आर, उसको देखेंगे और डायरेक्टली इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख देंगे, और वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है मुस्कान, ठीक है अरमान, ओके क्लियर, ठीक है, ये यहां से निकल कर आ गया, बात समझ पे आई। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हमेशा थ्री डायमेंशनल स्पेस में मौजूद होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक चार्ज हूं, तो मेरे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी मेरी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में मौजूद होती है, ना कि एक ऐसे सर्कल में। क्योंकि जब हम लोग पेपर वगैरह में बनाते हैं, पेपर यानी कि इस 2D प्लेन में बनाते हैं या बुक में बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं जब, तो होता क्या है कि हमें लगता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, वो हमारी टू डायमेंशनल है, बट ऐसा नहीं होता। सर टेस्ट चार्ज ओनली पॉजिटिव हुई क्यों लिया, देखो टेस्ट चार्ज को हमने पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है पहले से, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू ऐसे चार्ज है, और इस यहाँ पर प्लस क्यू के पास यहाँ पर आ रहा है एक प्लस क्यू आ रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, हाँ ठीक है, इस पे इस तरफ जो है हमारा वो फोर्स लगेगा। अब अगर हम इस पे क्या करें, माइनस क्यू मान लीजिए रख देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस क्यू रख देते हैं इस जगह पर, तो क्या होगा, ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पर हम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, इसके पास प्लस क्यू लेकर आ रहे हैं, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। तो देखो प्लस क्यू लेने से फायदा ये है कि हम जब यहाँ पर इधर इसको प्लस क्यू ले रहे हैं, तो जो फोर्स की डायरेक्शन निकल कर आ रही है उसी डायरेक्शन पे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो जाएगी, ठीक है, और इधर देखो फोर्स इधर निकल कर आ रहा है, तो इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डिफाइंड हो जाएगी। वरना अगर हम लोग यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेते तो इस पे निगेटिव पर जो फोर्स लगता है वो लगता है इस तरफ, तो फोर्स इधर इस तरफ लग रहा होता, तो हमें सारी चीजों को क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता, जो अभी तक हम लोग मान रहे हैं उसको सारी चीजों को क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता, और सॉल्यूशन में हमें माइनस साइन को बार बार पुट करना पड़ता किसी भी जगह पर। तो हमें चीजों को आसान करना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमसे ये कहा जाए कि हम लोग चीजों को
1 2 3 क्यों काउंट करते हैं, -1 -2 -3 को काउंट क्यों नहीं करते हैं? इस वजह से कि माइनस साइन अगर हम बार बार लेकर उसको बोलेंगे तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे चीजों को समझने के लिए, और हमारा काम स्टडी का ये होता है कि हम क्या करें, चीजों को स्टडी करके एनालाइज करके आसान बनाए, ना कि डिफिकल्ट। ठीक है, समझ पे आई बात? तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज हम लोग ने लिया, क्योंकि वो काम आसान बना रहा था। बाकी आप इसको अगर शुरुआत से लेकर अभी तक चले आते नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ही लेकर भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो सकती थी। ठीक है, क्लियर हो गया दीप? तो काफी ऐसी चीजें हैं जो बाई कन्वेंशन हम लोग ऐसा लेते हैं, जैसे कि करंट की डायरेक्शन, वो भी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ही लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, उसके पीछे भी कहानी है। क्योंकि देखो, साइंस या फिजिक्स जो है वो एक दिन में नहीं बनी, अभी भी उस पर डेवलपमेंट हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आप जो अभी चीजें पढ़ रहे हैं, इतना सिर्फ इतनी ही चीजें हैं? नहीं, बहुत ढेर सारी चीजें हैं, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। और अभी भी बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी किसी को पता नहीं है। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें पता चलेंगी। तो जैसे जैसे चीजें पता चलती जाती हैं, चीजें आज से बेहतर होती जाती हैं। तो इसी वजह से हमें चीजों को आसान बनाना होता है, और आसान बनाने के लिए हम पॉजिटिव प्लस क्यू लेकर अगर चलेंगे तो जो जैसा भी मैंने बताया, डायरेक्शन वगैरह को हमें हैंडल करना आसान पड़ेगा। इस वजह से प्लस क्यू लेते हैं। ओके, क्लियर दीप? क्लियर है? देखो, बार बार पूछ रहा हूं। ठीक है, क्या आप बस क्वेश्चन पूछ के चले गए? ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हमारी मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे होती है। कैसे? जैसे यहां पर ये एक चार्ज रखा है प्लस क्यू मान लीजिए, और इसके चारों तरफ अगर किसी भी जगह पर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा। तो जब हमने ऐसा किया तो हमें क्या दिखाई दिए कि इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है? चारों तरफ है, बाहर तरफ, रेडियली आउटवर्ड उसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उस पर मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये भी नोट करिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मैंने ये बताया कि हमें इसके सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं। इसके वेक्टर को अगर हम लिखें, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप। ठीक है, समझ गए? तो इससे क्या हुआ कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज की होती है। निगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किधर होती है? वो होती है हमारी रेडियली इनवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड का क्या मीनिंग होता है, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे चलकर ये शब्द कई बार यूज हो सकते हैं, रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। रेडियली इनवर्ड का मीनिंग है कि जब यहां पर हम किसी पॉइंट को की बात करें और इस पॉइंट पर चीजें अंदर की तरफ ऐसे आ रहे हैं, तो ये तो हो गया इनवर्ड। अब रेडियली इनवर्ड का मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसा सर्कल बनाया, तो इस सर्कल में ये जो पॉइंट है ये, या ये जो लाइन है, वो क्या है? रेडियस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर ऐसा सर्कल बनाऊं तो ये जो चीज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये चीज, तो इस सर्कल का ये है रेडियस। अब देखो, बराबर नहीं बना, तो पार्डन फॉर दैट, यहां पर इसको ऐसा सर्कल एकदम बना होना चाहिए। तो ये इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसी रेडियस है इसकी। तो इसी वजह से हम बोलते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, और कैसी है? रेडियली इनवर्ड है, रेडियस के अलोंग। तो रेडियली आउटवर्ड का मतलब था रेडियस के अलोंग, बाहर तरफ। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड का मतलब था रेडियस के अलोंग, बाहर तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहां पर जो डायरेक्शन है वो कैसी है? इनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, समझ गए ये चीज? ओके, अब चलते हैं आगे। यहां पर देखो, दोनों केस पे अगर हम लोग ने प्लस क्यू, मतलब दोनों केस में अगर क्यू क्यू लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस पॉइंट पर हमें बतानी थी और इस पॉइंट पर बतानी थी। ठीक है, और यहां से ये डिस्टेंस आर है और इधर से भी ये डिस्टेंस आर है। अगर
तो दोनों ही केस में जो मैग्नीट्यूड होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना निकल कर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये निकल कर आया मैग्नीट्यूड। और इस पॉइंट पर भी जो मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आर नहीं, आर स्क्वायर है, ठीक है, ये आर स्क्वायर। तो ये दोनों जगह पर मैग्नीट्यूड इतना है, बट यहां पर प्लस साइन रिप्रेजेंट करेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन पे है, और यहाँ पर जो माइनस साइन आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये, अब जब इसको वेक्टर क्वांटिटी पे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म पे लिखेंगे, तो इस पे जो माइनस साइन आएगा वो इसको इनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर, ये सारी चीजें होती हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज से ज्यादा चार्जेस हों, फिर किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, बताइए, क्या कुछ याद आ रहा है जो मैंने कल बताया हो, वो यहां पर इस्तेमाल हो रही हो, देखकर ऐसा कुछ याद आ रहा हो? याद आ रहा है ऐसा कुछ? फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस वाले टॉपिक पर भी हम लोग ने इसको पढ़ा था, ऐसा कुछ याद करिए, याद आ रहा है, था कुछ ऐसा? नहीं 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 नहीं, नेट चार्ज नहीं, और याद करिए, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बिल्कुल, बिल्कुल सही मंजेश, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है जहां वेक्टर्स होंगे वहां मैं हूंगा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, जहां पर भी वेक्टर्स होंगे, वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, और एक ही तरीके की वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, और हमें उनका नेट इफेक्ट बताना होगा, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल प्ले में आ जाएगा। ठीक है, वो अपना रोल प्ले करने लगेगा। कैसे? देखिए, समझिए, यहाँ पर ये हमारे पास चार्जेस हैं, Q2, Q1, मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, ये चार्जेस हैं, चार चार्जेस। इन चार चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पर हमें क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अगर इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इन चार चार्जेस की वजह से, तो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखिए, हमेशा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? इन सभी का नेट इफेक्ट वहां पर होगा। नेट इफेक्ट क्यों होगा? देखिए, समझिए बात को, कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते ऐसे हैं, जब यहां पर मानते हैं कि ये एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स जिस डायरेक्शन पे लग रहा होता है, हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन पे, इस पे ये लगाएगा इस डायरेक्शन पे, और ये, मतलब ये Q3 इस पे लगाएगा इस तरफ। बिल्कुल सुमित, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, पर ये आपका जो प्रिंसिपल है ना, वो PAL नहीं होगा। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल PLE होगा। ठीक है, PAL का मतलब होता है मेजर, मतलब कि प्राइम, जैसे प्रिंसिपल होते हैं ना स्कूल के, हेडमास्टर। ठीक है, प्रिंसिपल PAL का मतलब वो होता है, जबकि प्रिंसिपल PLE का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, कुछ हमारे लॉज, सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल का मीनिंग ये होता है। तो यहां पर क्या है? E1, E2, E3 और E4 की डायरेक्शन। तो मान, जब ये चार्ज ऐसा रखा हुआ है, तो इस चार्ज पर एक नेट फोर्स ही तो लग रहा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि फोर्स इसमें इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, हर तरफ लग रहा है, तो ये हर डायरेक्शन पे मूव करने की कोशिश करेगा नहीं। इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का एक नेट इफेक्ट निकल कर आएगा, ये हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पता है। तो वहीं से ये चीज भी निकल कर आती है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, वो हमेशा किधर कैसी होती है? चाहे जितने चार्जेस हों, किसी एक पॉइंट पर अगर हमें निकालना है तो एक ही डायरेक्शन पे होगी, तो वो उस एक डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें यह पता चलेगा
कि मान लीजिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो इधर है, E2 इधर है, E3 इधर है, E4 इधर है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। इतनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी। जैसे यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या थी, आ, चार चार्जेस थे, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी, तो हमने E1 E2 E3 E4 तक लिख दिया। बट मान लीजिए कि अभी और चार्जेस होते, अप टू n होते, तो हम अप टू n तक क्या करते, इन सबका वेक्टर सम कर देते। और वेक्टर सम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर सम करने के लिए यूज करते हैं हम लोग कि जो एक डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो सब एक साथ ऐड होते हैं, बाकी दूसरे डायरेक्शन वाले दूसरे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते हैं, जो कि यहाँ पर ये निकल कर आएगी, यानी कि इतने चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी ई। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वर्क करता है। आप, और अगर आपको ये एक्सप्रेशन इतना बड़ा समझ में नहीं आ रहा हो तो इसका कोई मीनिंग भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बस आपका मीनिंग इसका है, ये जो है इसका आपके लिए ज्यादा, मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ पे आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब तो है, बट आपको सिर्फ ये याद बैठ के नहीं करना, आपको याद करने से इसका कोई मतलब नहीं है, समझना है आप कि आखिर इनको कैसे लिखना है, क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, इवन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है किसकी, चार्ज फर्स्ट की वजह से इस पी पॉइंट पर। तो किसकी वजह से है, चार्ज फर्स्ट की वजह से है। कहां पर है, ये यहाँ पर इस पी पॉइंट पर है। ठीक है, इस पी पॉइंट पर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर सिंपली ये लिख सकते हैं, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q1 की वजह से वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। ये जो बनेगा, ये लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1, और यहां पर जो ये P है इसके बीच की डिस्टेंस 1 और P, R1P स्क्वायर, और R1P यूनिट वेक्टर। ये हमारा वेक्टर फॉर्म पर लिख गया। और वेक्टर फॉर्म पर कैसे लिखते हैं, देखिए मैंने इसको जो सेकंड लेक्चर था उस पर अच्छे तरीके से समझाया था कि कैसे हम लोग लिखते हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज। ये वेक्टर है तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, और साथ में उसका यूनिट वेक्टर है जो कि उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं पी पॉइंट पर, और उसको क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P स्क्वायर, और ये हो जाता है R2P कैप। ठीक है, समझ गए, ये लिख गया। तो बस इस तरीके से हम सारे चीजों को लिख सकते हैं। मान लीजिए Q3 के लिए लिखने के लिए कह दिया जाए, तो आप इसी चीज को समझते हुए आगे लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर Q2 लिखा है वहां पर आ जाएगा Q3, यहाँ पर E3 आ जाएगा क्योंकि तीसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। और R2P जैसे लिखा हुआ है तो वहां पर आ जाएगा R3P, यानी कि बताएगा तीसरे चार्ज और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें लेनी है, और R3P कैप आ जाएगा जो इस डायरेक्शन पे होगा। तो इस तरीके से अगर n चार्जेस आ जाते हैं तो इस तरीके के सारे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं। तो उसके लिए ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, R1P, इस तरीके से। ठीक है, हेलो कोमल, इस पे भी आप लेट हैं, आधा घंटा लेट है। ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ, समझ पे आया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई होती है। ये इसका एक्सप्रेशन निकलकर आ गया। अब ये इस एक्सप्रेशन को मैं कहना चाह रहा हूं कि याद करने की जरूरत नहीं, समझिए कि इसको लिखा कैसे है। आपने याद कर लिया तो कोई आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे, बट इसको कैसे लिखा जा रहा है अगर वो समझे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड this and this respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric fields at point A, B and C. A, B और C पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है जब क्या हो, हमारे पास दो चार्जेस ऐसे मौजूद हों। ठीक है, अब जिसने पढ़ रखा होगा पहले से वो इसको दूसरे तरीके से सोचने लगेगा, वो सोचने लगेगा डाइपोल्स के बारे में। पर जिसने नहीं पढ़ा
वो बहुत बढ़िया है। कैसे? यहां पर देखिए कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस पॉइंट ए, बी और सी पर, पॉइंट ए, बी और सी पर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो टूल है। एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसकी ही हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चार्जेस हैं हमारे यहाँ पर, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू है वो है 10⁻⁸ कूलम, और इधर -10⁻⁸ कूलम। दोनों चार्ज इक्वल हैं बट अपोजिट नेचर के हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम इस पॉइंट ए पर। तो इस ए पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो देखिए हम कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यहां पर यूज करेंगे, समझिएगा। वो जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाले स्लाइड पर, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको उससे याद ये करना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग किसी जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उस पॉइंट पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्जेस की वजह से मौजूद है, उसको हम लोग वेक्टोरियली सम अप कर दें, यानी कि सेम डायरेक्शन वाली फील्ड्स को ऐड करें, जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उनको कैंसिल आउट करें। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल कर आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, कि सेम डायरेक्शन वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करें, सेम डायरेक्शन वालों को ऐड करें, अपोजिट डायरेक्शन वालों को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, और और जो दूसरे डायरेक्शन पे, मान लीजिए कि एक इधर है और एक इधर है, तो इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। जो सेम डायरेक्शन पे होगा वो ऐड होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमें सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को देखना होता है। उसके बाद फिर रिजल्टेंट वगैरह निकालने के लिए तो हमारे पास है ही तरीके कैसे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, बट इस चीज को हमें याद रखना होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड, यानी कि 1/4πε0 Q/r², इसकी हेल्प लेंगे हम लोग। तो देखिए इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो पॉजिटिव चार्ज है अगर ये, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इधर, और इस माइनस चार्ज की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इसके रिस्पेक्ट में रेडियली इनवर्ड, यानी कि इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी इधर ही हो जाएगी, वो भी उसी डायरेक्शन पे ही हो जाएगी, इधर ही। ठीक है, बात समझ पे आई? तो यहां पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये दोनों क्या होंगे, सम अप हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। तो इसकी वजह से जो है कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, वो हो जाएगा E = 1/4πε0, जिसको कि हम 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो ये है चार्ज कितना था, चार्ज था हमारा 10⁻⁸, और इसको डिवाइड कर देंगे इससे r², यानी कि 0.05 मीटर के स्क्वायर से, 0.05 के स्क्वायर से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगी इस चार्ज प्लस की वजह से। और तो ये एट पॉइंट ए निकाल रहे हैं, एट पॉइंट ए। ठीक है, एट पॉइंट ए हम लोग ने ये निकाल लिया। अब इसी पॉइंट पर हम ठीक है, तो यहां पर जो इधर है निगेटिव, वो क्या हो जाएगा, मतलब निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका भी सेम यहाँ पर एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा, 1/4πε0 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 0.04 का स्क्वायर। अब ये दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन पे हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, और जो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 × 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁴। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये निकल कर आ गया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या किया मैंने, प्लस या माइनस को मैंने इंक्लूड नहीं किया, चार्जेस के प्लस या माइनस को इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्लस या माइनस यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस या माइनस यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने क्या किया,
मैग्नीट्यूड फाइंड किया और मैग्नीट्यूड फाइंड करके देखा कि दोनों की डायरेक्शन किधर है, सेम डायरेक्शन पे, तो सीधे ऐड कर दिए। यही आपको करना है, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस पे फंसे रहे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जब वेक्टर नोटेशन में होता है तब वो चीजें सही हो जाती हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट ए पर। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, अब यहां पर हमें किधर निकालना है, बी पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो बी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस जगह पर, अब इधर देखिए, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हम वो निकालेंगे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को हम लोग देखेंगे, अगर सेम डायरेक्शन हुई इसकी वजह से और इसकी वजह से तो हम लोग ऐड कर देंगे, अगर डिफरेंट हुई तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो देख लेते हैं क्या डायरेक्शन निकल कर आ रही है। तो यहां पर देखिए, इस चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड। तो इस बी पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो होगी इस तरफ, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना दूं अगर मैं, तो ये हो गया। और इस चार्ज की वजह से, ये जो चार्ज है यहाँ पर माइनस क्यू, इस माइनस क्यू की वजह से इस जगह, सॉरी, इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इस माइनस क्यू की तरफ होगी, तो माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब कैसे कैंसिल आउट करेंगे, तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर समझिए कि ये जो प्लस चार्ज है ये और ये इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कम है, तो जब डिस्टेंस कम है तो इसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो जान जाइए कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं और जो वेक्टर्स होते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा वेक्टर बनाया, ऐसा बड़ा सा एरो बनाया, यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और इसकी वजह से, इस माइनस की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगी, क्योंकि देखो यहाँ से ये दूर है। तो इतने में से, इतने बड़े वेक्टर में से, इतने बड़े वेक्टर में से छोटा सा वेक्टर माइनस हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड को हम इनके माइनस कर देंगे। तो निकाल लीजिए, इसकी वजह से इस पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी फिर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है हमारा 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई, इधर से इधर कितनी डिस्टेंस है, 0.05 स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 10⁻⁸ डिवाइड करेंगे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 0.15। ठीक है, ये बन गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर ये 12 नहीं है, ये 1.5 लिखा है, तो 0.15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या होगा, 10⁻⁸, 9 × 10⁻⁹, ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ जाएगा, इसके बगल में 10⁻⁸ आ जाएगा कॉमन, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा कितना, वो अंदर बचेगा 1/0.05 का स्क्वायर माइनस 1/0.15 का स्क्वायर। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं 90 इंटू। ठीक है, तो इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। सर प्लीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक करवा दीजिए, कल हमारा टेस्ट है स्कूल में, कल आपका टेस्ट है स्कूल में, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो समझा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग यही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, समझे।
ठीक है सुमित? तो आपको निकालना कैसे, मैं वही बता रहा हूं यहाँ पर कैसे चीजों को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही आसान सी मैथमेटिक्स रह गई, अगर आपको इस पे भी प्रॉब्लम है तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। बट ये 8th 6th 7th इस लेवल की हमारी मैथ्स है। इसको आप सॉल्व करिए, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि प्रॉब्लम होती है आपको मैथ सॉल्व करने में। तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए इसको, क्योंकि मैं बता दूंगा, मैं सॉल्व करके रख दूंगा, आप सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो ऑल आपको ही रहेगी। मैं तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, आप उसको सॉल्व करिए तो प्रैक्टिस आपकी होगी, क्योंकि डर तो इन्हीं इन्हीं से लगता है ना आपको, आप सबको। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करिए, जब नहीं समझ पाए कि करना कैसे है तब हम बता देंगे, बाकी एकदम ऐसी मैथ्स ऐसे रखी रहेगी तो इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। ओके, जहां जरूरी होगा, जहां से हमें कॉन्सेप्ट बताने होंगे वहां पर हम बता देंगे, वरना तो फिर हम नहीं बताएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आता है पॉइंट सी। ठीक है, क्या आता है पॉइंट सी? यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो यहाँ के लिए अब देखिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से अब क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं, ये जो पॉइंट है ये, अब क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा डायग्राम बनेगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना रहा हूँ इसी सेम चीज को, ये इस पॉइंट को यहाँ पर बना रहा हूँ इस जगह पर। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो, अब यहां से देखो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे, तो हमने बना दी। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस तरफ, तो हमने ऐसी बना दी इस डायरेक्शन पे। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है वो कैसी कैसी बनी हुई है, वो अलग अलग डायरेक्शन पे बनी है, ना तो सेम डायरेक्शन है ना तो अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ना तो सेम डायरेक्शन है ना तो अपोजिट डायरेक्शन है। सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ केवीज। ओके, किस केवी से हैं आप? तो यहां पर ये क्या हो गया, ये इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए, अब यहां से क्या करें? पंजाब, पंजाब में किधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस तरफ से? जगह, बरनाला, अंदाजा लगा रहा था बस। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोहाली, अच्छा, पीएम श्री केवी चेन्नई रीजन, अच्छा आप डप्पर से, और ये चेन्नई रीजन, पीएम श्री केवी चेन्नई रीजन, शाडो, शाडो आपका नाम सादो है, शादो है, शैडो है, क्या है? तो ये हुआ। बताइए, मैंने यहाँ पर दो चीजें बताई थी कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग ने देखा सबसे पहले सेम डायरेक्शन वाले को, अपोजिट डायरेक्शन वाले को। अब यहाँ पर ना तो सेम डायरेक्शन है ना तो अपोजिट है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे ये चीजें फेल होने लगी कि सेम डायरेक्शन में होता तो ऐड कर देते, अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ऐड कर देते, तो हम यहां तक चीजों को लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट्स ये जो है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इस ब्लू वाले के कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, एक इस डायरेक्शन पे और एक इस डायरेक्शन पे। ठीक है, एक इस डायरेक्शन पे और एक इस डायरेक्शन पे। ठीक है, इसी तरीके से ये जो रेड वाला है, रेड वाले के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक इस डायरेक्शन पे और एक इस डायरेक्शन पे। ठीक है, यहां पर हम लोग थीटा का, तो अब यहां पर जो है ये, ठीक है, ये जो है इस जगह पर, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे हम लोग। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर ये जो एंगल है वो है थीटा, तो इस चीज को अगर मैं यहाँ पर बड़ा करके बनाऊं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड हो रहा है, तो इस चीज को मैं अगर यहाँ पर बड़ा करके बनाऊं इस पॉइंट पर, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा कि इस डायरेक्शन पे ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, ये वाली, ये जो ब्लू से बनी है, इधर हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इधर हो गया इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी इधर है, इसकी वजह से, निगेटिव चार्ज की वजह से, वो इधर हो गई, इसका डाउनवर्ड में इधर हो गया, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट इधर हो गया, और इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया वो इधर हो गया। तो अब देखो, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कैसी है,
सेम है इस डिस्टेंस के, यहां से लेकर यहां तक की, तो जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का वो सेम होगा। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, और ई की वैल्यू आप लिख लीजिए कुछ ऐसा कि ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू क्यू लिख लीजिए, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 0.1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये चीज ये निकल कर आ गया, समझ गए। अब उसके बाद आगे इतना ही मैग्नीट्यूड होगा इस चार्ज की वजह से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस डायरेक्शन पे इधर। तो इसके हम लोग कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, तो इधर एक एंगल कंसीडर करेंगे थीटा, और इधर भी हमारा एक एंगल कंसीडर होगा थीटा। ठीक है, तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लीजिए ये ई माइनस लिखा इसको, और इसको ई प्लस लिखा, और जो ई प्लस और ई माइनस है वो दोनों कैसे हैं, सेम है, वो दोनों कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर हमारे जो ऐसे कंपोनेंट्स ब्रेक थे, इस जगह पर ये थीटा एंगल इधर होने की वजह से, और ये थीटा एंगल इधर होने की वजह से, ये वाला जो था ई प्लस की वजह से और ये ई माइनस की वजह से, यहां पर ये आ जाएगा ई प्लस कॉस थीटा, और इसकी वजह से आ जाएगा ई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर आप कहां पे, अच्छा ना तुम लोग का अलग चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो ये है इसका इधर एक कंपोनेंट निकल कर आएगा ई प्लस साइन थीटा, और इधर निकल कर आएगा ई माइनस साइन थीटा। अब देखो हो गए ना ये दोनों एक डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन पे। हमें पता है कि ई प्लस जो है वो बराबर है किसके, ई माइनस के, और इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कितना था हमारा 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 0.1 स्क्वायर। ये दोनों इसके बराबर ही हैं ये, बस मैं प्लस और माइनस साइन इसलिए लिख रहा हूं ताकि समझ पाए किसकी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये निकल कर आ गया। ठीक है, यहां से ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया ई प्लस साइन थीटा और ये ई माइनस साइन थीटा। अब ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल कंपोनेंट जिन्हें कहते हैं ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यानी कि ये जो है ये है ई साइन थीटा, और ये भी हमारा ई साइन थीटा, और ये एक दूसरे के कैसे अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, समझ गए ये चीज। फिर यहां पर जो है इधर वाले कंपोनेंट्स, ये वाले कंपोनेंट्स एड अप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, और ये बन जाएंगे 2e cos थीटा। ये क्या बन जाएंगे, 2e cos थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर थीटा फाइंड करना होगा, और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, जो ये मैंने अभी क्वेश्चन समझाया है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे फिर से जब डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बात, ओके। तो जब हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे डाइपोल में, तो वहां पर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर चीजों को बता चुका हूं। तो 2e cos थीटा इक्वल टू ई नेट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रही है, क्योंकि ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, सिर्फ ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये एड अप हो रहे हैं, और ई प्लस और ई माइनस बराबर है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए ये एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर देंगे, सम अप करके जो टोटल कंपोनेंट है वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ई की वैल्यू आप यहाँ पर इसको रखेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब बची बात थीटा की, तो जो थीटा होगा, थीटा कैसे निकल कर आएगा, थीटा सिंपली हमारा यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आएगा कि देखिए ये जो चीज है ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, और ये एक हॉरिजेंटल लाइन है। तो अगर हमें किसी तरीके से ये एंगल पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये भी थीटा होगा, जिसको कि आप अपने 9th 10th में पढ़कर आते हैं। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया। अब यहां से देखिए थीटा कैसे निकल कर आएगा, देखिए थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, दो ये पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों सेम होंगे हमारे एंगल्स, ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ध्यान से देखिए ये वाली लेंथ है 0.1 मीटर, ये साइड है 0.1 मीटर, और इन दोनों को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो ये भी बन जाएंगे 0.1 मीटर, यानी कि यहां से यहां भी ये 0.1 मीटर। तो ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं, तो यहां पर अब ये चीज
निकल कर आ गई कि जो ये हमारा बन रहा है वो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो यहाँ पर एंगल होगा वो हो जाएगा 60 डिग्रीज। वो क्या हो जाएगा? 60 डिग्रीज हो जाएगा। तो बस आप यहाँ पर cos 60 की वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ई तो आपने निकाल ही लिया है। ई तो हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसको आप पुट करिए और आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? तो आज इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप जो मैंने चीजें समझाई है वो आपको समझ पे आया होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्या उसकी एसआई यूनिट होती है, और किस तरीके से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूज करते हैं किसी चार्ज में फोर्स वगैरह को निकालने के लिए। फिर कुछ क्वेश्चंस को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बाद एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए। तो इस तरीके से आज के लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।